Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farooq Adil. और आज का जो हमारा लेक्चर है अकाउंटिंग में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और इम्पॉर्टेंट वन इस वजह से क्योंकि इसमें हमने 2-3 काम जो है वो आज के लेक्चर में करने, और ये चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर कम टूवर्ड्स द प्रोफेशनल अकाउंटिंग साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो काम करना है इसमें वो हमारे पास है प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल। अभी आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात देखी थी कि हमने किस तरह से ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना सीखा था, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो एनालिसिस के वक्त जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मसलन हमने ट्रांजैक्शंस को पढ़ के उसमें से 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना सीखा। फिर हमने जो है वो ट्रांजैक्शंस के बाद उसके अंदर जो है वो प्लस माइनस की जो होती है कि कौन सी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, कौन सी चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं, उनको हमने देखा। फिर हमने जो है वो ये देखा कि किस तरीके से जो है वो नेचर ऑफ जो है वो अकाउंट्स जो है वो डिसाइड की जाती है, एसेट कौन से हैं, लायबिलिटी कौन से हैं। तो अब आप इस स्टेज के ऊपर मौजूद हैं कि अब आप जो है वो जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग में या जो आपके पास जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की जो अप्रोच है उसको हम स्टार्ट कर सकें। तो अकाउंटिंग की शुरुआत या अकाउंटिंग की जो रिकॉर्डिंग की जो शुरुआत होती है वो एक बड़े आसान से स्टेप से होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल। और थ्रू आउट द ईयर ये साइकिल जो है वो हमारा कंटिन्यू रहता है। दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉर्ड योर ट्रांजेक्शन। सबसे पहले अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, देन उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, और फिर उसके बाद उसकी एक समरी तैयार करते हैं। दैट इज बेसिकली द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल। याद रखिएगा कि ये कंप्लीट साइकिल नहीं है, इसमें और भी फर्दर स्टेप्स हैं, और इसको जो है वो हमने मजीद आगे भी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों में सॉल्व करना है। बट फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन 3 जो है वो उसके ऊपर रहेगा। तो इंशाल्लाह आपको 3 डिफरेंट जो है वो लेक्चर वीडियोस के अंदर, क्लिप्स के अंदर मैं आपको ये तीनों चीज़ें जो है वो कंप्लीट कराऊंगा। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस के लिए आप जिस चीज़ का सहारा लेते हैं, जिस बुक का सहारा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल जर्नल। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसके लेजर्स बनाने पड़ते हैं। जर्नल लेजर्स को हम नॉर्मली टी अकाउंट्स के नाम से भी याद करते हैं, और साथ ही साथ जो है वो इसके बाद ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, जो कि आपको एक आपके अकाउंट की समरी प्रोवाइड करता है, और साथ साथ ये भी बताता है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी है या नहीं है, कि आपने किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो हमारा जो है वो इस लेक्चर का और इस वीडियो का जो है वो टॉपिक होगा। तो वन बाय वन करके मैं आपको ये तीनों चीज़ें जो है वो बहुत डिटेल में जो है वो करवाने वाला हूँ। अब आपने करना क्या है जनाब, कि सबसे पहले तो आपने जर्नल को समझना है। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री की बुक वो बुक होती है जिसके अंदर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, या जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको फर्स्ट बुक का सहारा लेना पड़ता है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री व्हिच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। जर्नल इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है जी। अभी तो हम जर्नल को एज अकाउंटिंग पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल का, लेकिन आगे चलकर इसका थोड़ा सा फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, और फिर हम इसको स्पेसिफिक किसी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड दी डेट वाइज। ठीक है जी। हम ट्रांजेक्शंस को जो है वो डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, यानी जैसे जैसे ट्रांजेक्शंस आती रहती है डेट के ऊपर, वैसे वैसे हम उसको जो है वो रिकॉर्ड करते रहते हैं। जर्नल हैव फैसिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। ये इसकी सबसे बड़ी जो है वो खासियत है, और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है और इसका एडवांटेज भी है कि इसमें हर तरह की ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड हो सकती हैं, चाहे वो कैश की हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो, पेमेंट्स की हो, रिसीविंग्स की हो, जो भी ट्रांजैक्शंस अवेलेबल है वो अल्टीमेटली हम इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर्मेट दिखते हैं जर्नल का। सबसे पहले आ जाएगा कंपनी का नाम। कंपनी के नाम के साथ साथ आपने जर्नल की हेडिंग डालनी है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, खास तौर पे जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं हमारे, फर्स्ट ईयर वाले और बीकॉम 1 वाले जो होते हैं, जिनको पता नहीं होता, जो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, और बहुत सी टीचर्स भी ये मिस्टेक करा रहे होते हैं कि वो यहाँ पर फॉर द मंथ एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द जो भी पीरियड होता है वो भी लिखते हैं। याद रखिएगा जर्नल पीरियड वाइज नहीं बनता, इट इज कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर बनता रहता है। ना ही इसकी टोटलिंग होती है और ना ही इसका जो है वो फुटिंग बैलेंसिंग होती है, कुछ भी नहीं होता इसमें। सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होती रहती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर किसी किस्म का मंथ या किसी किस्म का ईयर जो है वो पॉसिबल नहीं है, जो आपने नहीं लिखना है। जर्नल में वी हैव 5 कॉलम्स। द फर्स्ट कॉलम इज डेट, द सेकंड वन इज पर्टिकुलर्स, थर्ड वन इज पोस्टिंग रेफरेंस। पोस्टिंग रेफरेंस एक बड़ा वर्ड होता है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में P.R लिख देते हैं। देन वी हैव डेबिट एंड देन वी हैव क्रेडिट। तो ये इसका एक कंप्लीट फॉर्मेट है। 2-3 बातों का ख्याल रखना है। फॉर्मेट आपने हमेशा पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना।
पर्टिकुलर से कॉलम सबसे बड़ा बनेगा, लोग इसको सबसे छोटा बना देते हैं, हालांकि ये सबसे बड़ा कॉलम है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपने लिखना होता है। डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स जो हैं ये इक्वल साइज के होने चाहिए। ऑब्वियसली इसको आप स्केल से मेजरमेंट करके तो नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश करें कि देखने वाले को नजर आए कि दोनों जो है वो इक्वल साइज के, क्योंकि डेबिट क्रेडिट में अमाउंट लिखी जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि डेबिट कॉलम आपने बहुत बड़ा बना दिया, क्रेडिट कॉलम बहुत छोटा बना दिया, तो उसके प्रेजेंटेशन के मार्क्स कटते हैं। सिमिलरली पोस्टिंग रेफरेंस का कॉलम बहुत से स्टूडेंट ये सोचकर कि ये खाली रहता है बहुत छोटा बना देते हैं। इतना छोटा भी नहीं बनाना, इसका हमारे पास फिलहाल कोई काम नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल अकाउंटिंग में इसका बहुत काम होता है। तो कम से कम इतना तो बनाइए कि उसमें कुछ लिखने की जगह बाकी हो। तो आपके सामने अगर एक फॉर्मेट देखें तो ये मैंने बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया है, और आपकी कॉपी या आपके रजिस्टर के ऊपर भी ये फॉर्मेट कुछ इसी तरीके से नजर आना चाहिए। So these are the 5 transactions अब जो the format of journal. Now let's start a question. एक क्वेश्चन करते हैं इसका, और फिर आपको इसकी ट्रांजेक्शन्स को पुट करना और इसकी एंट्री बनाना सिखाते हैं। अब जैसे हमने ट्रांजेक्शन यहाँ पे एक आपके सामने आई है कि जनाब आपसे कह रहे हैं कि मिस्टर टोनी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000। अब यहाँ पर आपने जनाब देखा कि यार आपके पास कैश की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो आपने यहाँ से 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, एक कैश और एक इन्वेस्टमेंट। कैश की जो नेचर होती है आपको पता ही, हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था कि कैश की नेचर होती है एसेट, और कैपिटल की नेचर या इन्वेस्टमेंट की नेचर होती है कैपिटल। जब बिजनेस में कैश की इन्वेस्टमेंट होती है तो कैश हमारा इंक्रीज कर जाता है, दैट इज प्लस, और साथ ही साथ जब इन्वेस्टमेंट होती है तो कैपिटल भी हमारा बिजनेस में इंक्रीज कर जाता है, दैट इज ऑल्सो प्लस। सेकेंडली, जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, और इसी तरह से जब कैपिटल इन्वेस्ट होता है या कैपिटल इंक्रीज होता है तो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज फार एज रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इज कंसर्न। तो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के लिहाज से जो हमारे पास लॉजिक है वो ये है कि एसेट्स जब बढ़ते हैं तो उसको हमने डेबिट करना होता है, और एसेट्स जब कम होते हैं तो क्रेडिट करना होता है। कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और कैपिटल जब कम होता है तो डेबिट होता है। तो अगर हमें इसकी एंट्री को रिकॉर्ड करना हो तो सबसे पहले हमने डालनी है इसके अंदर डेट। डेट आ गई आपकी, ईयर को एक दफा टॉप पे लिख दीजिए ताकि बार बार ईयर लिखने की जरूरत ना हो। बहुत से यहाँ जहाँ पर आप बुक्स में देखेंगे कि डेट में ही उन्होंने कॉलम बना के ईयर उसमें लिखवा देते हैं, तो उससे फिर ये होता है कि आपको ईयर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ईयर टॉप पे लिखवा देता हूँ, तो डेफिनेटली अब आप जब भी काम करेंगे वो उसी सीक्वेंस में करेंगे। अच्छा, डेबिट अकाउंट पहले लिखा जाता है जर्नल में, मार्जिन से थोड़ी सी लाइन छोड़ के। अब देखिए मैंने कैसे लिखा है कैश, एक बीच में अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ मार्जिन की जो है वो स्पेस जो है वो खाली है। सिमिलरली आपने अमाउंट डालनी है डेबिट की अमाउंट हो गई आपके पास 50,000। नेक्स्ट अप करेंगे, सेकंड में आएंगे कैपिटल की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने रिकॉर्ड करनी है क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में थोड़ा सा गैप देके लिखना है, ठीक है ना। अब ये गैप इतना ज्यादा भी ना हो कि आपका जो कैपिटल है वो बिल्कुल यहां पे लग जाए आके मार्जिन के साथ, या इतना भी ना हो कि वो बिल्कुल कैश के नीचे से शुरू हो जाए। तो याद रखिएगा आपने जो कैपिटल करना है, जो आपने अमाउंट लिखनी है वो आपने ऐसी जगह लिखनी है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मेरा डिफरेंस आ रहा है, वो इसी तरीके से आपने मेंशन करना है कि देखने वाले को नजर आए कि हाँ जी ये डेबिट अकाउंट है, ये क्रेडिट अकाउंट है। बिल्कुल इसके नीचे से शुरू नहीं करना, बिल्कुल कोने में नहीं लिखना। तो डेफिनेटली आपने एक पर्टिकुलर गैप, एक अलाइनमेंट बना के जो है वो ये लेके चलना है। कैपिटल की अमाउंट डाल दी आपने 50,000। उसके बाद आपने नरेशन लिखी। नरेशन क्या होती है जनाब, एक एक्सप्लेनेशन होती है कि ये एंट्री दरअसल आपने क्यों रिकॉर्ड की है। तो टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, टू रिकॉर्ड ओनर्स इन्वेस्टमेंट, टू रिकॉर्ड स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट, एनीथिंग जो कि आप लोग लिखना चाहें। टू रिकॉर्ड के वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो सेंटेंस बनाना आपके लिए जरा सा आसान हो जाएगा। इस वजह से आपने इस ट्रांजेक्शन को इसी तरीके से रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद पेंसिल से सिर्फ पर्टिकुलर का जो कॉलम है ये क्लोज करना है, ठीक है जी। तो आपने 2 काम कर लिए यहाँ पर। आपने सबसे पहले डेट डाली, डेबिट क्रेडिट के अकाउंट में लिखे, डेबिट अकाउंट पहले लिखना है, क्रेडिट अकाउंट बाद में लिखना है, और फिर साथ में डेबिट क्रेडिट की अमाउंट मेंशन कर दी। ओके, मूव करते हैं अगली ट्रांजेक्शन के ऊपर। ऑफिस फर्नीचर है जनाब हमारे पास, परचेज हो रहा है, और किस पे हो रहा है, कैश पे। आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट। ये थोड़ा सा अगर आप याद रखेंगे तो उससे आपको जो है वो काफी फर्क पड़ेगा। आइए जनाब, तो हमने क्या किया, जनवरी 4 ऑफिस फर्नीचर को हमने किया डेबिट, और कैश को हमने किया क्रेडिट। ऑफिस फर्नीचर को डेबिट इस वजह से किया क्योंकि हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश को हमने क्रेडिट इस वजह से किया क्योंकि कैश हमारा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। नरेशन लिखी हमने, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन
कैश। तो इस तरह से आपने दूसरी एंट्री बना ली। थर्ड एंट्री बनाते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा एसेट है और किस पे खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, यानी कि लायबिलिटी पे। तो जब आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा तो आपका एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ा तो एसेट को रिकॉर्ड किया हमने डेबिट साइड पे, और किस पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, यानी कि पैसे अभी देना बाकी हैं। तो ऐसे पैसे जो कि देना बाकी हो, दे आर कॉल्ड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के लिए जो हम अकाउंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स पेएबल। तो अमाउंट हो गई आपके पास 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, अमाउंट आ जाएगी टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। तो इस तरह से आपने जो है वो इसकी तीसरी ट्रांजैक्शन भी पास कर ली। द नेक्स्ट वन इज परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं। मर्चेंडाइज वो चीजें होती हैं जो इस मकसद के लिए खरीदी जाती हैं कि आप उनको सेल करेंगे, और किस पे खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं कैश पे। तो एंट्री आपके पास बनेगी बड़ी सिंपल सी, मर्चेंडाइज आपके पास आ रही हैं। मर्चेंडाइज को आने के लिए आप जो टाइटल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड परचेजेस, और कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश के लिए आप यूज करेंगे कैश की अमाउंट। तो एंट्री हो गई आपके पास परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ट्रांजैक्शन लिख ली टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। लास्ट एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट एंट्री बड़ी आसान सी, सिंपल सी, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। अब आपने क्या किया जनाब, अब आपने गुड्स सेल की हैं, और किस पे सेल की हैं, कैश पे सेल की हैं। जब आप गुड्स सेल करेंगे तो आपके पास कैश आएगा। जब कैश आएगा तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो जाएगा। एसेट जब इंक्रीज होगा तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड पे, और साथ ही साथ जब आप गुड्स सेल करेंगे तो आपकी सेल्स बढ़ेंगी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब रेवेन्यू बढ़ता है तो वो रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड पे। तो परचेज के लिए हमने परचेज गुड्स, जब हम परचेज मर्चेंडाइज कर रहे थे तो हमने वर्ड यूज किया था परचेजेस। अब जब सेल यूज कर रहे हैं, जब सेल कर रहे हैं गुड्स को, तो हम वर्ड यूज करेंगे सेल्स। तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी आपके पास बड़ी सिंपल सी, दैट इज कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स में मिस्टेक करते हैं कि वो जब परचेज मर्चेंडाइज पे आते हैं तो वो मर्चेंडाइज का वर्ड यूज कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि मर्चेंडाइज आपका एसेट नहीं है। एसेट का रूल ये है कि वो अपने नाम से रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो अल्टीमेटली एसेट जो होते हैं वो अपने नाम से रिकॉर्ड होते हैं, और गुड्स या मर्चेंडाइज या स्टॉक ये आपके पास परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड होता है। तो हम जो एंट्री बनाते हैं दैट इज टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, और इसी तरीके से जब आप दूसरी एंट्री बनाते हैं तो दैट इज टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज। तो ये था हमारा जर्नल का पहला स्टेप। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा, और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यहाँ पे वीडियो को पॉज करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, आंसर निकालिएगा, मुझे सेंड करें, मैं आपको बताऊंगा कहाँ गलती है, कहाँ चीजें सही हैं। इसके अलावा आगे अगर मैं इसको ले जाऊं, अभी आपने आंसर नहीं देखने, पहले आपने पॉज करना है वीडियो को, और फिर उसके बाद जो है सॉल्व करने के बाद फिर आप इसको जो है वो आंसर्स को चेक करेंगे, वरना फिर मजा नहीं आएगा कि आंसर्स पहले आ गए और चीजें आपने बाद में देखी। तो ये मैंने आंसर्स आपके सामने वीडियो में डाल दिए हैं, लेकिन आपने करना ये है कि पहले आपने इसको कंप्लीटली जर्नल में सॉल्व करना है, एंड देन उसके बाद इसको आपने सॉल्व करना है, अपने पास इसके आंसर्स को चेक करना है। सिमिलरली एक क्वेश्चन आपके लिए और दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आपने यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, पहले आपने इसको कंप्लीटली सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद मेरे आंसर्स जो है वो आप व्हाट्सएप करेंगे, और उससे फिर आपकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है जर्नल की वो कंप्लीट होगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको मुझसे डिस्कस करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट क्लिप। सेकंड क्लिप में मिलते हैं जस्ट आफ्टर फ्यू सेकंड्स, दैट शुड बी दी जर्नल लेजर, और फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बना के इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। सो फॉर द फ्यू सेकंड्स स्टॉप दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। ओके जी, सो लेट्स कंटिन्यू दी क्लिप नंबर 2। 3 क्लिप्स को मिलाकर हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे इसकी यहाँ पर, और आज का जो ये वाला जो क्लिप है इसके अंदर हम जो है वो जर्नल लेजर या टी अकाउंट्स जिसको आप कहते हैं, जो जर्नल लेजर इसका जो है वो अकाउंटिंग नेम है, और टी अकाउंट जो है वो इसका कॉमन नेम है, तो उसमें जो है हम बात करेंगे। तो इससे पहले वाले क्लिप में आपने देखा था कि हमने एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए हमने जर्नल जो है वो कंप्लीट किया था, और जर्नल के जितने भी स्टेप्स थे वो आपको मैंने प्रॉपर तरीके से बताए। कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए होमवर्क में, तो डेफिनेटली वो आप भी प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ अब हम उसको एक और स्टेप से जोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स या क्लासिफाइंग अकाउंट्स। जर्नल के अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि वो अकाउंट्स को एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर सकता। मतलब
सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा है तो वो उसका एक एडवांटेज है। बट अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमें कैश की एंट्री मिल जाए या हमें अकाउंट रिसीवेबल्स की एंट्री मिल जाए या हमें टोटल सेल्स मिल जाए, तो वो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस में से निकालना और उसका बैलेंस फाइंड आउट करना, उसका टोटल फाइंड आउट करना, ये जो है वो जर्नल में पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको अपने ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर करने के लिए और उस पर हमने काम करने के लिए और उससे अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक और बुक का सहारा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल लेजर। अच्छा, जर्नल लेजर इज ऑल्सो अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। इसका मतलब ये कि अगर जर्नल एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा तब भी जर्नल लेजर एग्जिस्ट कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जर्नल होगा तो लेजर होगा। लेजर्स ऑटोमेटिकली द कंप्लीट सेट ऑफ बुक, इसको भी हम एक इंडिपेंडेंट टूल के तौर पर रन कर सकते हैं और करते भी हैं, बट साथ साथ जर्नल को भी रखते हैं क्योंकि आगे चल के जब हम अपने अकाउंट्स को जो है वो स्पेशल बुक्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे तो फिर जर्नल का काम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर उस पर डिस्कस करेंगे किस तरह जर्नल काम करता है। फिलहाल अभी आपने जो ध्यान में कॉन्सेप्ट रखना है वो ये रखना है कि ट्रांजेक्शंस पहले आके जर्नल में रिकॉर्ड होती है और फिर उसको हम शिफ्ट कर रहे होते हैं जर्नल लेजर के अंदर या टी अकाउंट्स के अंदर। अच्छा जी, जर्नल लेजर क्या है जनाब? A journal ledger represents the record keeping system for the company's financial data with debit and credit accounts recorded validate by a trial balance। ठीक है जी, इसमें तीन काम हो रहे होते हैं। पहला काम ये कि हम अपने ट्रांजेक्शन्स को डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस में रखते हैं और साथ ही साथ इसमें हम रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं अपनी तमाम ट्रांजेक्शंस की, और फिर इसको वैलिडेट करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक और टूल का सहारा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड दी ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है उसमें हम उसको कवर करेंगे। A journal ledger provides a record of each financial transaction that takes place during the life of an operating company। इसका मतलब ये हुआ जनाब कि अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो उसका रिकॉर्ड आपको जो मिल सकता है वो आपको लेजर से मिल सकता है। लेजर आपको एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करता है कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको हमने किस तरह से अपने पास रिकॉर्ड किया है और उसकी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमने रिकॉर्ड करनी है। तो जनाब शुरू करते हैं इसका एक टॉपिक। ये है हमारे पास जर्नल लेजर का फॉर्मेट टी अकाउंट। अब आपको देख ही रहे कि जनाब टी अकाउंट आपके सामने कंप्लीट बना हुआ है और टी अकाउंट बनने की वजह से आप उसको टी अकाउंट का नाम क्यों दे रहे हैं। The left hand side of this T account is called DR. DR stands for debit recording, and the right hand side of this account is called CR, that is called credit recording। बीच में हम लिखते हैं अकाउंट टाइटल, यानी जिसका भी लेजर बना रहे होंगे, कैश का लेजर बना रहे होंगे तो कैश का नाम लिखेंगे, इक्विपमेंट्स का बना रहे होंगे इक्विपमेंट्स का लिखेंगे, सेल्स का बना रहे होंगे सेल्स का लिखेंगे, परचेज का बना रहे होंगे परचेज का लिखेंगे। तो जो भी हम लेजर बना रहे होंगे उसका नाम या उसका टाइटल जो है वो यहाँ पर आ जाता है। दोनों तरफ दो हेडिंग्स हैं, डेट और रुपीज। क्वेश्चन अगर आपको डॉलर में गिवन है तो यहाँ डॉलर लिख दीजिएगा, पाउंड्स में गिवन है तो पाउंड्स लिख दीजिएगा। तो जो भी करेंसी होती है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम इसका एक सवाल करते हैं और इस सवाल में मैं आपको कंप्लीट दोनों स्टेप्स कराऊंगा। पहले आपको मैं जर्नल बनवाऊंगा और उस जर्नल से आपको जो है वो लेजर की पोस्टिंग करना सिखाऊंगा, कैसे लेजर्स को पोस्ट किया जाता है, फिर उसकी बैलेंसिंग और ट्रायल बैलेंस जो है वो नेक्स्ट क्लिप के अंदर जो है वो देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कुछ ट्रांजेक्शन है। मिस्टर रोतू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000। इसकी अगर आपसे कहूँ कि जर्नल एंट्री बना दें तो आपको जहन में आनी चाहिए जर्नल एंट्री इसकी बड़ी आसान सी होगी। द जर्नल एंट्री शुड बी, बिल्कुल सही सोचा आपने, दैट इज कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। तो कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर रोतू। तो ये आपके पास जो है वो इसकी पहली एंट्री आपके सामने आ गई कि जनाब ओनर ने बिजनेस की शुरुआत की 20,000 रुपए से। ओके, सवाल में वापस चलते हैं। परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश, एंट्री सोचिए क्या बनेगी। अगर आपने ये सोचा है कि एंट्री बनेगी इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। एंट्री इज वेरी सिंपल, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन कैश। एंट्री नंबर 3 पे चलते हैं, वापस जाना पड़ेगा मुझे। परचेज गुड्स ऑन कैश, सो एंट्री और नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, पहले वाली 5,000 दूसरी वाली 10,000 ताकि दोनों एंट्रीज एक साथ बन जाए। जी जनाब, थर्ड एंट्री सोचिए, परचेज गुड्स ऑन कैश। अगर आपने एंट्री बनाई है परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट तो आपने बिल्कुल सही एंट्री बनाई है, यही एंट्री बनेगी इसकी। और फिर उसके बाद आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नरेशन लिख देनी है, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स। और उसके बाद आपने जो अगली एंट्री सोची है दैट शुड बी कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, तो ये भी आपने बिल्कुल सही बनाई है। तो इस तरह से हमने एक जर्नल जो है वो रेडी कर लिया है। आगे चलते हैं। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, पैसे जमा कराए बैंक में तो बैंक हमारा बढ़ गया, कैश हमारा जो है वो कम हो गया, तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। परचेज गुड्स बाय चेक, अब आपने गुड्स परचेज की हैं
चेक के थ्रू, तो डेफिनेटली हमारे पास जो एंट्री हो जाएगी दैट इज परचेजेस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, क्योंकि अब आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो चेक पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू होगी। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक ₹6,000। अब जब आप इसको जो रिसीविंग कर रहे हैं दैट शुड बी बैंक डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। सो जो आपने एंट्री बनाई उसकी आपने एग्जाम यही बनाई है, देख लेते हैं। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, देन वी हैव बैंक डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, और यहाँ पर आके ये हमारी एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ तक बताइए कोई सवाल, कोई चीज़, कोई पॉइंट अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अगर कोई सवाल हो तो काइंडली कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। आगे चलते हैं जनाब। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आपने लेजर्स बनाने हैं। लेजर सबसे पहले आपने काउंट करने हैं कि जनाब आपने कितने लेजर बनाने हैं। ठीक है जी, तो हम चलते हैं जरा सवाल की तरफ, अब देखते हैं कितने लेजर हैं। सो द फर्स्ट लेजर, लेट मी ओपन द पेन। दिस इज योर लेजर नंबर 1, कैश। यूनिक लेजर्स बनेंगे सारे के सारे, जो अकाउंट बन चुके हैं बार बार नहीं बनाए जाते। इक्विपमेंट इज 2, इक्विपमेंट इज 3, कैपिटल इज 2, कैपिटल इक्विपमेंट इज 3, परचेजेस इज 4, दैट इज योर फोर्थ लेजर, सेल्स इज फिफ्थ वन, दैट इज योर फिफ्थ लेजर, बैंक इज योर सिक्स्थ लेजर। कैश बन चुका है, परचेजेस बन चुका है, बैंक बन चुका है, और साथ ही साथ आपका बैंक बन चुका है और सेल्स बन चुका है। इट मीन्स दैट टोटल मिला के हमने 6 लेजर्स बनाने हैं। तरीका मैंने आपको बताया भी था कि एक पेज के ऊपर आपने जो है वो 3 लेजर्स बनाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाने। और कंप्लीट टी अकाउंट का फॉर्मेट ये आपके सामने है। प्रॉपर तरीके से आपने इसकी लेबलिंग करनी है। द फर्स्ट वन इज कैश एंड द सेकंड वन इज कैपिटल। मैं आपको कुछ लेजर बनवाऊंगा, कुछ लेजर आपने खुद बनाने हैं। बैलेंसिंग एंड फुटिंग आपकी नेक्स्ट क्लिप के साथ जो है उस वक्त करूंगा। तो जनाब शुरू करते हैं पहली एंट्री। पहली एंट्री अगर आपको याद हो तो हमने की थी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, अमाउंट थी 20,000। तो जैसे ही आपने नाम पढ़ा कैश का नाम, तो आपने कैश के लेजर में मूव करना है। तो हम सबसे पहले कैश के लेजर में आ गए, कैश डेबिट हो रहा था। सबसे पहले हमने डेट डाली, डेट आ गई जनवरी 1। ठीक है, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा था तो हमने जो पोस्टिंग करनी है वो भी डेबिट साइड पे करनी है। रूल इज वेरी सिंपल, डेबिट की पोस्टिंग डेबिट साइड पे होती है, क्रेडिट की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे होती है। तो डेबिट हमने कितना था तो हम डेबिट साइड पर आ गए, दिस इज आवर डेबिट साइड। अमाउंट डालेंगे, अमाउंट थी हमारी 20,000, और बीच में हमने लिखना है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस वो रेफरेंस होता है कि जब आप कैश को डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट कर रहे हैं। तो क्रेडिट अकाउंट इज कैपिटल, ताकि चेक करने वाले को, जो ऑडिटर होता है, उसको पता चल जाए या हमें खुद पता चल जाए कि यार ये जो मैंने एंट्री बनाई है इसकी जो अपोजिट एंट्री है, जो क्रेडिट एंट्री है, वो किस लेजर में मौजूद है। तो हमें वहां से इसको वेरीफाई करने में कि हाँ जी डबल एंट्री प्रोसेस पूरा हो गया है, नहीं हो गया है, प्रॉपर तरीके से डेबिट क्रेडिट एंट्रीज बन गई हैं या नहीं बन गई हैं, तो वो हमें पूरा करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया जनाब, यहाँ पर हमने लिख दिया 20,000, इसमें हमने दे दिया कैपिटल का रेफरेंस और यहाँ पर हमने दे दिया कैश का रेफरेंस। तो जब कैश को डेबिट किया तो कैपिटल का क्रॉस रेफरेंस दिया, जब कैपिटल को डेबिट किया तो कैश का क्रॉस रेफरेंस दिया। नेक्स्ट एंट्री अगर आपको याद हो तो वो थी हमारे पास इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो इक्विपमेंट का हमें जो है वो अकाउंट चाहिए होगा, हमने इक्विपमेंट का एक नया अकाउंट बना लिया। कैश हमारे पास पहले से ही मौजूद था, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। इक्विपमेंट को हम डेबिट कर रहे थे, आई गेस जो भी अमाउंट थी, आई गेस 5,000 2,000 थी, तो हमने इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया 2,000 से, और कैश को हमने एज ए क्रॉस रेफरेंस यूज किया, क्योंकि एंट्री थी हमारे पास इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। और कैश को हमने जो है वो क्रेडिट करना था, तो हम इसकी क्रेडिट साइड पर आ गए। डेट डाली हमने जनवरी 5 और अमाउंट डाल दी हमने 2,000। क्रॉस रेफरेंस यूज करेंगे इक्विपमेंट का। जब इक्विपमेंट को डेबिट किया था तो कैश का क्रॉस रेफरेंस यूज किया था, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा था। अब कैश को क्रेडिट कर रहे हैं तो इक्विपमेंट का क्रॉस रेफरेंस यूज करेंगे, क्योंकि इक्विपमेंट जो है वो डेबिट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 करके सारी पोस्टिंग्स करनी है। तो फिर उसके बाद हमने तीसरी एंट्री की तरफ जाएंगे। अगर आपको तीसरी एंट्री याद हो तो वो थी आई गेस परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कैश का लेजर हमारे पास पहले से ही बना हुआ है, हमने परचेजेस का एक नया लेजर बना लिया। ऑब्वियसली जब आप पेज पे सॉल्व कर रहे होंगे तो पहले सारे के सारे लेजर्स तैयार करके रख लेंगे, और उसके बाद 1 बाय 1 करके आपने पोस्टिंग करनी है। परचेजेस को हम डेबिट कर रहे थे 5,000 से, क्रॉस रेफरेंस यूज किया हमने कैश, और कैश में पहले से एक पोस्टिंग हुई थी इक्विपमेंट की। अब हमने इसकी एक और पोस्टिंग करनी है, तो बिल्कुल इसी के नीचे से
यानी जो नेक्स्ट अकाउंट है उसमें कोई लाइन का गैप नहीं देना, कुछ जगह नहीं छोड़नी, और सिर्फ हमने जो है वो इसकी एंट्री पोस्ट करनी है। परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट हो गया 5000 से, और बीच में आपने क्रॉस रेफरेंस यूज करना है, दैट क्रॉस रेफरेंस इज कॉल्ड परचेजेस। तो हमने क्या किया जनाब, हमने परचेजेस का क्रॉस रेफरेंस जो है वो यूज कर लिया। नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं। नेक्स्ट एंट्री थी, अगर आपको याद हो, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अमाउंट आई गेस 10,000 थी, तो हमने कैश का अकाउंट हमने पहले ही बना के रखा हुआ है, सेल्स का अकाउंट हमारे पास नया बन गया, नीचे आ गया। उसी के नीचे जब आप बना रहे होंगे पेज पे 1 बाय 1 करते हुए, एंट्री थी आई गेस कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो हमने सेल्स को पहले क्रेडिट कर लिया, दैट इज 10,000। कैश में 2 पोस्टिंग क्रेडिट साइड में पहले से हुई हुई है, एक पोस्टिंग अब आपने डेबिट साइड पे करनी है। तो कैश में डेट डाली हमने जनवरी 15, अमाउंट डाली हमने 10,000, और साथ ही साथ हमने डाल दिया सेल्स का रेफरेंस। तो इस तरीके से आपने जो है वो कंप्लीट ट्रांजैक्शंस को जो है वो मुकम्मल किया, और ये 4 ट्रांजैक्शंस मैंने आपको पोस्ट कराई। अब आपने करना क्या है कि जो नेक्स्ट की 3 एंट्रीज हैं ये आपने खुद से पोस्ट करनी है। अभी मैं आपके सामने वो एंट्रीज खोल देता हूं, तो उससे अल्टीमेटली आपको पोस्टिंग करने में आसानी होगी। फिर हम इसकी करेंगे फुटिंग एंड बैलेंसिंग, और साथ में बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। तो वो डेफिनेटली फिर जब आपका नया अभी क्लिप स्टार्ट होगा आफ्टर फ्यू सेकंड्स, तो उस वक्त फिर आपको जो है वो इस क्लिप के साथ साथ उस क्लिप को भी ज्वाइन करके करना है। तो दिस इज द क्वेश्चन जो हमने किया था। मैं एक दफा जल्दी से इसको स्लाइड्स को पीछे कर दूं। तो ये था वो स्लाइड, ये आपके फर्स्ट एंट्रीज थी, 6 एंट्रीज। इनको पहले आप कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसके बाद ये थी उसकी नेक्स्ट 3 एंट्रीज। तो आपने इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना है या इसको कॉपी कर लेना है अपने रजिस्टर्स के ऊपर, और फिर इन 3 की पोस्टिंग उसके बाद, उन 4 के बाद आपने इन 3 की पोस्टिंग जो है वो करनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली उसको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसके हिसाब से जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। तो दैट विल बी द एंड ऑफ द सेकंड क्लिप। थर्ड क्लिप जस्ट स्टार्टेड आफ्टर फ्यू सेकंड्स, जिसके अंदर मैं आपको जो है वो इसकी फुटिंग एंड बैलेंसिंग, लेजर्स को कैसे फुट एंड बैलेंस करते हैं और किस तरीके से जो है वो ट्रायल बैलेंस जो है वो तैयार करते हैं, तो वो जो है वो हमने जो है उसमें डिस्कस करना है। तो अभी आप लोगों ने साथ ही रहना है, जाना नहीं है। जस्ट आफ्टर फ्यू सेकंड्स वी आर स्टार्टिंग अ थर्ड क्लिप। Okay, so let's start the clip number 3 and the final clip of this topic. और टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल। प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल में अभी तक आप लोग इसके 2 स्टेप्स कर चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज टू record the transaction in journal and then we have posted our transaction from journal to journal ledger. Now we are moving towards the third topic and the third topic is to prepare trial balance. ठीक है जी। So trial balance कैसे बनता है और आप इसको किस तरीके से बनाएंगे, ये हमारा जो है वो इस टॉपिक का जो है वो लास्ट टॉपिक होगा, और इसी तरह से आपका ये कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल जो है वो कंप्लीट होगा, और एग्जाम में क्वेश्चन भी जो है वो इसी टॉपिक से जो है वो आपके पास आएगा और आ सकता है, क्योंकि ये तकरीबन हर अकाउंटिंग एग्जाम के अंदर जो है वो लाजमी पूछा जाता है फॉर द बिगिनर्स लेवल। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल एक्सट्रैक्ट करना और कंप्लीट करना, ये एक बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास। सो अब हमने करना क्या है जनाब कि हमने एक प्रोसेस कंप्लीट करना है, और आपको मैं तीनों स्टेप्स एक दफ़ा फिर से करके दिखाऊंगा। जर्नल बनवाऊंगा, लेजर्स बनवाऊंगा, और उस लेजर से किस तरह से बैलेंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है, उसकी फुटिंग कैसे की जाती है, और फिर उसको ट्रायल बैलेंस में कैसे लेके जाया जाता है, ये हम बेसिकली आज के क्वेश्चन में जो है वो कंप्लीट करेंगे। जनाब एक क्वेश्चन आपके सामने है, आइए जरा देखते हैं कि क्या होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है टी अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस। टी अकाउंट्स बनाने हैं आपने और ट्रायल बैलेंस बनाना है आपने। आइए, ABC company started business with cash investment of 50,000, purchased goods on account 30,000, sold goods on account 50,000, paid cash to supply 10,000, received cash from customer 30,000। तो ये 5 ट्रांजेक्शन आपको दे दिए। सवाल मैंने छोटा बनाया क्योंकि मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना है, तो मुझे डेफिनेटली लेंथी क्वेश्चन नहीं बना सकता था मैं। अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले आपने रिक्वायर्ड में आपसे कह दिया प्रिपेयर अ कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल। प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल आपने कंप्लीट करना है, यानी कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना है इसका जर्नल से हम लेके जाएंगे लेजर, और लेजर से हम आखिरी में लेके जाएंगे इसको ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, सो जनाब शुरू करते हैं। एंट्री में नजर डालते हैं। एक दफा आपको ये एंट्रीज याद हो गई होंगी, रट गई होंगी, क्योंकि कई दफा हमने इन एंट्रीज को बनाया है, तो मैं एंट्रीज पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। स्टार्टेड बिजनेस की एंट्री होती है आपके पास कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, उसके बाद हमने
गुड्स परचेज की थी ऑन अकाउंट, तो परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। फिर हमने गुड्स सेल की थी ऑन अकाउंट, एंट्री शुड बी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। फिर हमने पेमेंट की थी सप्लायर को, सप्लायर वो शख्स होता है जिसको हमने पैसे वापस किए थे, तो एंट्री हमने बनाई थी अकाउंट्स पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ये हमारी जो है वो नेक्स्ट एंट्री हो गई थी। तो अगर हम यहाँ पर आते आते देखें तो हमारे पास तकरीबन जो है वो कितने लेजर्स तैयार हो गए हैं, काउंट कर लेते हैं। जी जनाब, तो फर्स्ट लेजर है हमारे पास कैश, द सेकंड वन इज कैपिटल, थर्ड वन इज परचेजेस, फोर्थ वन इज पेबल, फिफ्थ वन इज रिसीवेबल, सिक्स्थ वन इज सेल्स। कैश और अकाउंट पेबल पहले बन चुके हैं तो दोबारा नहीं बनाने। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो कैश और अकाउंट रिसीवेबल ये भी हमारा जो है वो पहले बन चुके हैं। तो टोटल हमने 6 लेजर बनाने हैं एक पेज के ऊपर, 3 एक पेज पे, 3 एक पेज पे। फॉर्मेट मैं आपको कंप्लीटली बता चुका हूँ कैसे बनेगा। कंप्लीट पेज पे बनेगा, हाफ से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से 8 लाइंस का होना चाहिए एक लेजर, फिर उसके बाद 2-3 लाइन का गैप देंगे और फिर उसके बाद उसी के नीचे से दूसरा लेजर इसी तरीके से, फिर उसके बाद तीसरा लेजर इसी तरीके से। एक पेज के ऊपर 3 लेजर से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, एक पेज पे 3, अगले पेज पे 3, तो टोटल 2 पेजेस के ऊपर ये 6 लेजर जो है वो हमारे तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, मैं आपको इसमें एक लेजर यानी कैश का लेजर कंप्लीट करके जो है वो पूरा बता रहा हूँ कि किस तरह से आप कैश के लेजर को कंप्लीट करेंगे और किस तरीके से आप इसके बैलेंसेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जनाब आपके सामने एक कैश का लेजर मौजूद है, इसकी मैंने प्रॉपर तरीके से जो है वो लेबलिंग जो है वो की हुई है। So this is the format of cash ledger। आप कंप्लीट एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे पूरे पेज के ऊपर, फिर उसको बिल्कुल सेंटर से, बीच में से, ऐसा ना नजर आए कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ी हो रही है और राइट हैंड साइड छोटी हो रही है, या राइट हैंड साइड बड़ी है और लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, ऐसा ना नजर आए। पूरा एक कंप्लीट इक्वल जो है वो आपने जो है वो इसको तैयार करना है। ये लेजर आपने इस तरह से तैयार कर लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू पोस्ट योर ट्रांजैक्शंस वन बाय वन। अब आपने एक एक करके जो है वो ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है। फर्स्ट एंट्री अगर आप याद करें तो वो थी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट 50,000 से, तो हमने फोकस करना है कैश के ऊपर। तो हमने कैश की एंट्री ले ली जनवरी 1, 50,000 की आपने अमाउंट ले ली, क्रॉस रेफरेंस में लिख लिया कैपिटल। उसके बाद अगली एंट्री थी परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, उसमें कहीं कैश का जिक्र नहीं है। उसके बाद अगली एंट्री थी अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, उसका कहीं जिक्र नहीं है। उसके बाद अगली एंट्री थी अकाउंट्स पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ठीक है। तो अब कैश जो था वो फोर्थ एंट्री के अंदर क्रेडिट हो रहा था। मैं अभी आपको 1 मिनट के पहले एक दफ़ा ये दिखा भी देता हूँ ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि आपको कहीं ना कहीं, तो ये देखिए यहाँ पर कैश जो है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किस अमाउंट से हो रहा है, 10,000 से हो रहा है। तो 10,000 से हमने इसको जो है वो क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट किया हमने इसको 10,000 से, क्रॉस रेफरेंस यूज करेंगे अकाउंट्स पेबल का, ये आ गया अकाउंट्स पेबल का रेफरेंस और अमाउंट हमने डाल दी 10,000। लास्ट एंट्री में अगर आपको याद हो तो कैश डेबिट हो रहा था, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा था, कस्टमर से पैसे ले रहे थे। डेट आ गई जनवरी 20, अकाउंट रिसीवेबल का रेफरेंस आ गया और अमाउंट आ गई 30,000। तो आपने देखी किस तरीके से आसानी से इसकी पोस्टिंग कंप्लीट कर ली। अब पोस्टिंग के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू फुट योर अकाउंट, ठीक है जी। फुटिंग करनी होती है। फुटिंग कैसे होती है, फुटिंग का तरीका बड़ा आसान सा होता है। अगर हम डेबिट साइड को देखें, टोटल करें, दैट इज 50 प्लस 30, योर आंसर इज 80,000। डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 80,000। और अगर हम क्रेडिट साइड पे देखें तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक ही फुटिंग है, एक ही अमाउंट है, दैट इज 10,000। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डेबिट और क्रेडिट में से बड़ी साइड कौन सी है, तो आपका आंसर यकीनन यही होगा जनाब, क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है। तो हमने क्या किया कि हमने जो क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, सॉरी डेबिट साइड हमारी बड़ी है 80,000 से, 80,000 बड़ा है, 10,000 छोटा है। तो हमने एक लाइन छोड़ के, जो भी लास्ट एंट्री हो, चाहे वो डेबिट की लास्ट एंट्री हो चाहे वो क्रेडिट की लास्ट एंट्री हो, उससे एक लाइन छोड़ के हमने फुटिंग कर ली। फुटिंग का रूल बड़ा आसान सा है कि 80,000 का जो अमाउंट है, जो बड़ा अमाउंट है, वो डेबिट के कॉलम में भी लिखना है और क्रेडिट के कॉलम में भी लिखना है, सेम लाइन में, ठीक है। ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये लाइन दोनों की जो है वो सेम होनी चाहिए, एक ही लाइन के अंदर होना चाहिए।
और बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर देते हैं, यानी एक तरह से आंसर निकाला जाएगा माइनस करके। तो 80,000 में से जब आपने 10,000 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 70,000। इसकी डेट हमेशा होती है महीने की आखिरी तारीख। हालांकि आखिरी ट्रांजेक्शन अगर आपको याद हो तो वो 20 जनवरी को खत्म हो गई थी, लेकिन हम 21 की फुटिंग नहीं करेंगे। फुटिंग हमेशा होती है महीने की आखिरी तारीख पे, बैलेंसिंग हमेशा होती है महीने की आखिरी तारीख पे, जब महीना खत्म हो जाता है और हम अगले महीने में मूव कर रहे होते हैं। तो जनवरी 1 अमाउंट आ गया हमारे पास 70,000। इसका टाइटल हमने लिखना है बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन का मतलब ये होता है कि जनाब जब आपका साल महीना खत्म हो गया तो इस वक्त कैश के लेजर में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। अब मैं आपको कैश के लेजर में तो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये है क्या। दरअसल हमें 50, ये जो डेबिट साइड होती है कैश की, ये शो करती है कैश की रिसीट्स, पैसे हमारे पास आ रहे हैं। और जो क्रेडिट साइड होती है ये शो कर रही होती है कैश की पेमेंट, पैसे हमारे पास से जा रहे हैं। तो अगर आप यहां पर देखें, कंपनी में कैश आया 50,000 रुपए, क्यों? क्योंकि ओनर ने इन्वेस्टमेंट की थी कैपिटल की वजह से। कंपनी में कैश आया 30,000 रुपए, क्यों? क्योंकि कस्टमर से पैसे लिए थे, अकाउंट रिसीवेबल। तो इसका मतलब 80,000 रुपीज हमारे पास आए, 10,000 रुपीज हमने पे कर दिए, चले गए, क्यों? क्योंकि हमने सप्लायर को पेमेंट की, अकाउंट्स पेबल। तो 80,000 आए, 10,000 चले गए, 80,000 आए, 10,000 चले गए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए इस वक्त आपके पास कितना कैश है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपने कहा यार 80,000 आए थे, 10,000 चले गए, तो हमारे पास जो कैश की वैल्यू बची है इस वक्त, जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है, 70,000। हमने 80 में से 10,000 माइनस कर दिए, तो वी हैव अ कैश वैल्यू या कैश बैलेंस ऑफ 70,000। इसका मतलब जब महीना खत्म हुआ तो हमारे पास 70,000 रुपए कैश होने चाहिए। आप ग्रॉस खोलिए और काउंट कर लीजिए कि क्या हमारे पास 70,000 है। अगर नहीं है तो यकीनन कहीं ना कहीं आपसे पैसों का ज़या हुआ है, कहीं ना कोई मसला हुआ है, आपको दोबारा से देखना पड़ेगा कि आपने पैसे कहाँ खर्च किए हैं। महीना खत्म हो गया, अगला महीना शुरू होगा। अब आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ के दोबारा से डेबिट साइड में मूव करना है। फरवरी 1 बैलेंस कैरी डाउन कन्वर्ट हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन में इसको कन्वर्ट कर दिया, अमाउंट आ गई हमारे पास 70,000। जितनी अमाउंट कैरी डाउन में होती है उतनी ही अमाउंट जो है वो ब्रॉड डाउन में होती है। कैरी डाउन एंड ब्रॉड डाउन ऑलवेज सेम। फर्क सिर्फ ये होता है कि ये दोनों हमेशा अपोजिट साइड पर होते हैं। कैरी डाउन अगर क्रेडिट में है तो ब्रॉड डाउन हमेशा डेबिट में होगा। कैरी डाउन अगर डेबिट में है तो ब्रॉड डाउन हमेशा जो है वो क्रेडिट पे होगा। तो इस तरह से ये दोनों साइड्स हमेशा अपोजिट होती हैं। कैरी डाउन हमेशा पिछले महीने की आखिरी तारीख पर होता है और ब्रॉड डाउन हमेशा अगले महीने की पहली तारीख पर होता है। अब आपने क्या करना है जनाब, अब आपने बनाना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं, बहुत आसान सा तरीका है ट्रायल बैलेंस बनाने का। इसमें कुछ भी नहीं करना, हमने टोटल 3 हेडिंग्स देनी है। कंपनी का नाम आ गया ABC, ट्रायल बैलेंस आ गया, जनवरी 1 2020 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या किया, आपने 3 कॉलम्स बना लिए, अकाउंट टाइटल, डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद आपने जितने भी आपके पास टी अकाउंट्स थे उसका आपने जो है वो लिस्ट बना ली। कैश, कैपिटल, परचेजेस, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स, ये आपकी लिस्ट आ गई। अब आपने सिंपल ये देखना है कि हर लेजर से जो आखिरी बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो आपने पिक करना है। अब आप अगर याद करें तो कैश का जो बैलेंस था जो हम यहां से उठा रहे थे, अगर आपको याद हो, ये देखिए कैश का बैलेंस है 70,000, ये इसका फाइनल बैलेंस है। हमें फोकस करना है बैलेंस ब्रॉट डाउन पे कि बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड पर है। बैलेंस ब्रॉट डाउन है डेबिट साइड के ऊपर, ये हमारी डेबिट साइड है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इज ऑन डेबिट साइड विद द वैल्यू ऑफ ₹70,000। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हमने कैश के पास डेबिट कॉलम में कितनी अमाउंट लिख ली, 70,000। और फिर उसके बाद इसी तरीके से आपने कैपिटल को भी लेके चलना है, इसी तरीके से आपने परचेजेस को, इसी तरीके से पेबल को, रिसीवेबल को, सेल्स को, सारे अकाउंट्स बना के उनकी प्रॉपर कैरी डाउन करना है, ब्रॉट डाउन करना है, और उसका जो फाइनल बैलेंस आ रहा है वो डेबिट और क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। जब आप इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल दोनों साइड्स का इक्वल होना चाहिए, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर ये टोटल सही आ रहा है, अगर ये टोटल आपने बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपने अपने लेजर को वैलिडेट कर दिया है, वेरीफाई कर लिया है, उसमें किसी किस्म की कोई अर्थमेटिक मिस्टेक नहीं है। ट्रायल बैलेंस का इक्वल होना इस बात की निशानी नहीं है कि आपका सवाल बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है। ये सिर्फ इस बात की निशानी है कि आपने
लेजर में प्लस माइनस करने में, उसमें अर्थमेटिक करने में, उसकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी में कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अगर आपने ये इक्वल नहीं आ रहा है तो आप दोबारा लेजर में जाएंगे और एक दफ़ा फिर से प्लस माइनस करेंगे और चेक करेंगे कि किस लेजर में मैंने मिस्टेक की है। आपको अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई हो जाएगी, तो फिर आप आगे उसको ट्रायल बैलेंस को बैलेंस कर लेंगे। अब आपने करना क्या है जनाब, अब आपने करने हैं एक दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको एक दे रहा हूँ, मैं इसको करना है आपने। इसका लेजर पूरी तरह से बना हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन पीछे मैंने स्टार्ट कर दिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके मैंने लेजर्स भी बनाए हुए हैं जो आप अपने पास बनाएंगे, अपने हाथ से बनाएंगे। और ये इसका ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। तो ये सवाल आपने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेके रखना है सबके, और कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो आपने बनाना है और कंप्लीट तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास आना चाहिए। ये आपके एग्जाम्स का पार्ट भी होगा और हर किसी को ये सवाल बहुत परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक सेकंड के लिए रोक देता हूँ वीडियो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर करके आपने इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, और इस क्वेश्चन की वजह से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है जी। सो दैट विल बी द एंड ऑफ दिस लेक्चर नंबर 3 प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल। हमने आज की क्लास में वाइंड अप किया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब की कमेंट्स वीडियो में डाल सकते हैं। कोई भी इशू है, कोई भी क्यूरी है, किसी भी हवाले से मैं आपके साथ हेल्प करने को तैयार हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।